हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल विज्ञान पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं मैं। और आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का एक और नया लेटेस्ट वीडियो लेकर के आया हूं। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर लें, जिससे मेरे आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर आता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है गेंद। तो स्टूडेंट्स, क्या घटना घटती है? तो इन चार ऑप्शन में हमें पढ़ना है और पढ़ने के बाद उस सही आंसर को हमें सेलेक्ट करना है। तो ए ऑप्शन में बताया जा रहा है कि जो गेंद है वो चंद्रमा पर उछलती रहेगी। बी, जो गेंद है वो ऊपर की ओर जाएगी और फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। सी, गेंद जो है वो अंतरिक्ष में गिर जाएगी। और डी में बताया जा रहा है कि जो गेंद है वो ऊपर ही चली जाएगी और कभी नीचे नहीं आएगी। तो सही आंसर क्या है स्टूडेंट? जल्दी से इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आंसर आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है स्टूडेंट्स बी, कि जो गेंद है वो स्टूडेंट्स वो पहले ऊपर जाएगी और ऊपर जाने के पश्चात वो फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चंद्रमा पर क्या है स्टूडेंट्स? गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के ही कारण जो गेंद है वो ऊपर की ओर जा रही है और वो उसके कुछ समय पश्चात वो गेंद वापस चंद्रमा की सतह पर वापस लौट आती है। तो ऐसा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है या होता है। अब देखा जाए तो जो चंद्रमा स्टूडेंट्स ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो चंद्रमा, और ये सौरमंडल का पांचवा सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है स्टूडेंट्स वो पृथ्वी से स्टूडेंट्स देखा जाए तो 1/6 होता है। साथ ही साथ जो चंद्रमा होता है ये पृथ्वी की जो परिक्रमा होती है, एक परिक्रमा पूरी करने में स्टूडेंट्स 27.3 दिन का समय लेता है स्टूडेंट्स। इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। तो चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी जो क्वेश्चंस बनकर के आता है जो मैंने आज आपको समझाया है, तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से वायु जनित रोग की पहचान करें। तो हमें यहाँ पर 4 ऑप्शंस पढ़ने के लिए मिल रहे हैं जिसमें युग्म दिखाए गए हैं रोगों के। तो हमें उस रोग के युग्म को सिलेक्ट करना है अपने उत्तर के रूप में जो वायु जनित रोग है, यानी जो वायु के माध्यम से फैलता हो। तो ए ऑप्शन पर है घेंगा तथा मैरिस्मस। बी, सामान्य जुकाम एवं तपेदिक जिसे टीबी बोला जाता है। सी, रेबीज एवं एड्स। और डी, हैजा एवं दस्त। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी से आप सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सामान्य जुकाम एवं तपेदिक, जो कि स्टूडेंट्स वायु जनित रोग है स्टूडेंट्स। अब देखा जाए तो जो जुकाम हो है स्टूडेंट्स, एक तरीके से जब किसी को जुकाम हो जाता है तो उसमें स्टूडेंट्स देखा जाए तो गला और जो नाक है वो प्रभावित होता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो जुकाम होता है ये एक तरीके का क्या है स्टूडेंट्स? वायरल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, वायरल संक्रमण होता है स्टूडेंट्स। देखा जाए तो जुकाम जिसमें क्या होता है, जो नाक होता है और जो गला होता है वो इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, और ये जो संक्रमण होता है एक तरीके से, ये जो वायरल संक्रमण होता है, ये राइनो जो वायरस होता है, एक वायरस होता है राइनो वायरस इसका प्रमुख कारण माना जाता है। यानी राइनो वायरस के माध्यम से जो जुकाम होता है वो फैलता है, तो इसका मुख्य कारण माना जाता है राइनो वायरस। अब बात करते हैं हम टीबी की, जिसे क्षय रोग भी बोला जाता है। तो ये जो क्षय रोग होता है ये स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा गंभीर रोग है स्टूडेंट्स। गंभीर भी है, संक्रामक भी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। ये स्टूडेंट्स बैक्टीरिया के माध्यम से फैलने वाला रोग होता है। ठीक है ना, और ये एक स्टूडेंट्स वायु जनित रोग भी है, यानी ये वायु के माध्यम से भी फैलता है, यानी वायु के माध्यम से ये रोग फैलता है। अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इस बैक्टीरिया के माध्यम से स्टूडेंट्स, ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है, इसके माध्यम से स्टूडेंट्स जो रोग होता है आपका टीबी या तपेदिक रोग, ये इस बैक्टीरिया के माध्यम से फैलता है। ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान में रखें। और इसकी जो खोज है, यानी जो तपेदिक रोग है या जिसे बोला जाता है क्षय रोग भी बोला जाता है, या यूँ कहें
ये टीबी भी कहा जाता है। तो इसकी खोज का जो श्रेय जाता है, इसकी खोज का श्रेय जाता है हमारे एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच को इसकी खोज का श्रेय जाता है और ये खोज इन्होंने की थी सन 1882 के आसपास। तो जो भी क्वेश्चन इससे बन करके आते हैं तो उसे जरूर सॉल्व करें स्टूडेंट्स। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। ए आकर्षण, बी प्रतिकर्षण, सी विसरण और डी घनाताड़न। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सही आंसर नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी प्रतिकर्षण। ठीक है ना। अब जैसे कोई चुंबक होती है जिसके दो ध्रुव हैं, एक एन और एक एस, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल है, और एक दूसरी चुंबक है जिसके भी दो ध्रुव हैं, एक एन और एक एस। अब जब इन दोनों चुंबकों के समान जो ध्रुव होते हैं उनको जब एक दूसरे के पास लाया जा रहा है तो स्टूडेंट्स उनमें क्या होता है स्टूडेंट, प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण ये एक दूसरे को दूर की ओर धकेलती हैं। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि जब समान आवेश की दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं तब स्टूडेंट्स क्या होता है, तब प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो प्रतिकर्षण है वो चुंबकत्व का पक्का परीक्षण है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि आंख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है। ए परितारिका आइरिस, बी नेत्र लेंस आई लेंस, सी अंधस्थल ब्लाइंड स्पॉट, डी श्वेत पटल या कॉर्निया जिसे बोला जाता है। तो सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है सी अंधस्थल जिसे ब्लाइंड स्पॉट भी बोला जाता है। तो स्टूडेंट ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है जिसे अंधस्थल भी बोला जाता है ये मनुष्य की आंख में रेटिना पर मौजूद होता है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें, मनुष्य की जो आंख होती है तो उसमें रेटिना पर ये मौजूद होता है और इसमें कोई भी संवेदी कोशिका मौजूद नहीं होती है स्टूडेंट्स, उपस्थित नहीं होती है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि मनुष्यों में प्रजनन प्रकार इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। ए हार्मोन, बी तंत्रिका, सी एंजाइम और डी रुधिर। तो इसका सही आंसर क्या है, जल्दी से इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें क्योंकि मैं अब इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए हार्मोन। तो जो हार्मोन होते हैं ये एक प्रकार के स्टूडेंट्स कार्बनिक पदार्थ होते हैं और इनकी जो संरचना होती है वो जटिल होती है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये जो हार्मोन होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स। और जो सजीवों में होने वाली जितनी भी जो जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं जैसे कि वृद्धि की बात कर लें, अगर हम विकास की बात कर लें हम, ठीक है, प्रजनन की बात कर लें, तो इन सभी क्रियाओं को नियंत्रण करने का कार्य, इनका नियमन करने का कार्य कौन करता है स्टूडेंट्स, हार्मोन करता है। ठीक है, और ये कोशिकाओं के माध्यम से, ठीक है ना, ये जो हार्मोन होते हैं ये कोशिकाओं के माध्यम से या ग्रंथियों, कह सकते हैं कि ग्रंथियों के माध्यम से स्रावित होते हैं। इनका सीक्रेशन होता है कोशिकाओं के द्वारा और ग्रंथियों के द्वारा। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट्स कि घरों को इससे बचाने के लिए प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि जो घरों में जो भू संपर्क होता है वो हमें किस चीज़ से बचाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ए है बिजली के झटके, बी भूकंप, सी चक्रवात तूफान और डी बिजली। तो सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर आप जल्दी से नोट डाउन कर लें क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स ए बिजली के झटके। तो स्टूडेंट्स जो भूसंपर्क होता है एक तरीके का क्या होता है स्टूडेंट्स, सुरक्षा का साधन है ये हमारे लिए, देखा जाए तो ये सुरक्षा का साधन होता है स्टूडेंट्स भूसंपर्क। ठीक है ना, ऊंचे भवनों और टावरों में लगाया गया जो एंटीना है वो विद्युत झटके से बचाता है स्टूडेंट्स हमें। विद्युत के जो झटके होते हैं, ठीक है ना, उन झटकों से हमें ये बचाने का काम करता है। ठीक है, और एंटीना से एक तार भूमि तक जाती है। ये जो एंटीना लगे रहते हैं टावरों के ऊपर, भवनों के ऊपर, इन एंटीना से एक तार भूमि में नीचे की ओर जाता है जिसे स्टूडेंट्स क्या बोला जाता है, भूसंपर्क तार बोला जाता है, भूसंपर्क तार कहते हैं जिसे। और भूसंपर्क तार ये जो भूसंपर्क तार होता है ये जमीन के नीचे गहराई तक जाता है स्टूडेंट्स। और
और वहाँ पर धातु की प्लेट के साथ जुड़ा रहता है। धातु की जो प्लेट होती है तो धातु की प्लेट के साथ ये भूसंपर्क तार जुड़ा रहता है स्टूडेंट्स। ठीक है ना। ये तार हमें विद्युत सप्लाई से होने वाले जो नुकसान है उससे ये बचाने का कार्य करता है स्टूडेंट्स। भूसंपर्क तार का उपयोग स्टूडेंट्स विद्युत के गंभीर झटकों से बचने के लिए किया जाता है, कि किसी प्रकार का कोई विद्युत का कोई झटका हमें ना लगे, उसके लिए जो भूसंपर्क तार होता है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, इस चीज़ को भी ध्यान में रखें। और इसका जो प्रयोग होता है, बादल के कड़कने से जो उत्पन्न होने वाली जो बिजली होती है, जो वज्र होता है, उस वज्र से भी हमें ये क्या करती है, ये बचाने का कार्य करता है भूसंपर्क तार स्टूडेंट्स। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि जिम्नोस्पर्म में सामान्यतः उपस्थित जल चालक ऊतक हैं। ए जाइलम तंतु, बी चालनी नलिका, सी वाहिकाएं, डी ट्रैकीड। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से इसका सही आंसर आप नोट डाउन कर लें। तो इसका सही आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी ट्रैकीड। तो देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म्स में सामान्यतः उपस्थित जल चालक जो ऊतक होता है वो होता है स्टूडेंट्स ट्रैकीड, जिसका काम क्या होता है स्टूडेंट्स, जिसका काम होता है पानी और जो खनिज होते हैं, इन खनिजों को, जो खनिज पानी के अंदर जो खनिज होते हैं, खनिज लवण घुले हुए रहते हैं, उनका परिवहन का कार्य करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस चीज़ में ये क्या करता है, ये हेल्प करने का कार्य करता है प्लांट्स को। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए समस्त हरे पौधों द्वारा अवशोषित और विकिरण का प्रतिशत लगभग होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है 4 ऑप्शन में कि ए 1%, 1%, बी 5%, सी 10% और डी 8%। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर है ए 1%। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को ध्यान में रखें कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सभी हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसमें जितने भी जो हरे पौधे होते हैं, हरे पौधे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपना भोजन का निर्माण करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस के द्वारा। ठीक है ना। और इसमें ये क्या करते हैं, ये 1% सौर जो ऊर्जा होती है, जो सौर विकिरण होती है, उसका प्रयोग करते हैं स्टूडेंट्स। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो चलते हैं हम कि निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है। इनमें से हमें देखना है, इन 4 ऑप्शन में से, कि इंसुलिन है वो हार्मोन, बी थायरोक्सिन है वो हार्मोन, या सी एस्ट्रोजन है वो हार्मोन, या डी टेस्टोस्टेरोन है वो हार्मोन, जो कि पुरुष हार्मोन के अंतर्गत आते हैं। तो सही आंसर क्या है, हम सही आंसर जल्दी से सिलेक्ट कर लें स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स डी टेस्टोस्टेरोन। तो स्टूडेंट्स देखा जाए तो जो पुरुष हार्मोन होता है वो स्टूडेंट्स टेस्टोस्टेरोन होता है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर, कि 10वां क्वेश्चन हमारा एंजियोस्पर्म में यह होते हैं। तो एंजियोस्पर्म्स में स्टूडेंट्स ए बीज, बी फूल, सी वास्तविक वाहिकाएं और डी ट्रैकीड। तो सही आंसर क्या है, आप जल्दी से सही आंसर नोट डाउन कर लें। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स सी वास्तविक वाहिकाएं होती हैं। जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें स्टूडेंट्स वास्तविक वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कि जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है। ए ऑक्सीजन, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन और डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर क्या है, जल्दी से आप इसका सही आंसर नोट डाउन कर लें, क्योंकि अब मैं इसका आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका सही आंसर स्टूडेंट्स बी क्लोरीन, की जल रोगाणु नाशन के लिए प्रयुक्त सबसे आम रसायन है वो रसायन होता है स्टूडेंट्स क्लोरीन। ठीक है ना। और क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है स्टूडेंट्स 17। इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो स्टूडेंट्स आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। और आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।